हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। तो दोस्तों बेसिकली आज जो उनसे शख्सियत हमारे साथ है उनका नाम है उसामा तारिक। तो इनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आज मैंने इनसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। तो बेसिकली जो उनसे इनकी एजुकेशन है वो इन्होंने अपनी बीएस और जो उनसे इन्होंने मास्टर्स है वो बेसिकली इन्होंने यूएमटी से की है। तो बेसिकली आज की ये वीडियो में हमें बताएंगे कि यूएमटी में पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो ये आपको एडमिशन्स के बारे में बताएंगे और इनको स्टडीज़ के बारे में बताएंगे कि ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस यूएमटी में कैसा रहा है। तो मेरी बात छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलें वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सर ज़रा थोड़ा सा आप हमें अपना ज़रा इंट्रोडक्शन बताएं ताकि बच्चों को आपके बारे में ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो सबसे पहले तो उसामा साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे जो है यूएमटी को प्रेजेंट करने का जो है मौका दिया है। ठीक है, मेरा नाम जो है वो उसामा तारिक है। मैंने एमएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है यूएमटी से। इसी तरह मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस जो है वो भी यूएमटी से किया हुआ है। तो बेसिकली जो सा आपका ओवरऑल जो सा यूएमटी में था, तो उसमें आपने कैटेगरी आपने मास्टर्स में बेसिकली कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी? मॉर्निंग की थी, इवनिंग की थी, वीकेंड की थी? ज़रा इसके बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि इनको काफ़ी ये नहीं पता होता बच्चों को कि यूएमटी में कैटेगरीज कौन सी, कि मॉर्निंग में भी एडमिशन हो रहे हैं या वीकेंड्स में भी हो रहे हैं या इवनिंग में भी हो रही है। ज़रा इनके बारे में ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। एसएसटी स्कूल के अंदर जो है एडमिशन पहले जो थे वो हो रहे थे इवनिंग में। ठीक ठीक है। है, तो मैंने जो है वो इवनिंग के अंदर भी कुछ क्लासेस ली हुई हैं। तकरीबन 3 सेमेस्टर जो है मैंने इवनिंग में पढ़ा है। और उसके बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, तो अब जो है वीकेंड के ऊपर ही इनके एडमिशन जो हैं वो चल रहे होते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। और फिर जो है आपकी जैसे कि कोर्स शेड्यूल की बात करें अगर, तो उसमें यह है कि एक हफ़्ते में अगर क्लास हो जाती है तो नेक्स्ट हफ्ते उसी सब्जेक्ट की जो है ना क्लास नहीं होती है फिर। ठीक है, वो दूसरे फिर सब्जेक्ट की क्लास होती है, तो इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अब जितने भी इनके मास्टर्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो वीकेंड्स पर आ गए ना, तो ये अब मॉर्निंग पर करवाने ना तो इवनिंग करवाने, या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ये लोग अभी भी मॉर्निंग या इवनिंग पर करवा रहे हैं? एसएसटी के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना अभी करंटली, वो सारे वीकेंड के सारे के ऊपर सारे चल रहे ओके, सारे हैं। वीकेंड्स के ऊपर वीकेंड के सर। ऊपर शिफ्ट हो तो रहे इसी हैं। तरह जो सा फिर बीएस का अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसके लिए भी मॉर्निंग इवनिंग्स और वीकेंड्स का है कि नहीं है, या वो? बीएस का जो है वो मॉर्निंग भी ऑप्शन है, इवनिंग में भी, लेकिन ये आपकी स्टूडेंट की स्केड्यूल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ना ऐड एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मौजूद है। तो उसके पे क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो है वो अपनी टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोर्सेज मॉर्निंग में रखना चाहें तो आप मॉर्निंग में कोर्सेज रख सकते हैं, नहीं तो आप इवनिंग में रखना चाहें तो इसका मतलब है कि तो ये इवनिंग सारा में कुछ जो कोर्सेज सा रख सकते डिपेंड हैं। करता है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है बीएस वालों के लिए कि जी। उन्होंने मॉर्निंग में रखवाना है या हाँ। इवनिंग में रखवाना है। लेकिन जो उनसे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वीकेंड्स प्रोग्राम ही होते वीकेंड हैं। अगर वो एसएसटी स्कूल्स के अंदर कोई भी प्रोग्राम्स क्या करते हैं वो चूज करते अभी हैं, करंटली अगर वो करेंगे तो करेंगे। आगे की कोई पॉलिसी का पता नहीं है, पता तो नहीं है, ये पॉलिसीज के मुताबिक से मजीद लोग कोई, चलते हैं हाँ, उनके। कोई पता नहीं है। तो सर जब आपने यूएमटी में जब बीएस के लिए भी अप्लाई किया था या मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया था, तो आपका जो सा एडमिशन प्रोसेस कैसा था? आपको कैसे यूएमटी के बारे में पता चला? आपने कैसे वहाँ पर फिर अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाई, ज़रा थोड़ा सा? और उसके बाद फिर आपका जो सा एंटी टेस्ट था, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ का एंटी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने एंटी टेस्ट की कैसे तैयारी की? आपने क्या क्या चीज़ें आपने देखी अपनी? तो एंटी पहले आप बीएस के रिलेटेड बता दें, फिर आप मास्टर्स के रिलेटेड बता दें। बीए से रिलेटेड ये था कि जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद जो था एडमिशन लेना था, तो मैंने जो है वो 2 से 3 जगह पे अप्लाई किया था। ठीक है, तो उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन मतलब मुझे स्कॉलरशिप के लिहाज से जो है वो लगी कि वो यूएमटी मुझे ऑफ़र कर रही थी, तो मैंने फिर जो है यूएमटी में एडमिशन ले लिया। एंट्री टेस्ट जो है इनका वही होता है जो कि नॉर्मल आपका टेस्ट होता है। नेट का वो या एनटीएस का जैसा एनटीएस का जो टेस्ट होता टेस्ट है। होता है, ठीक है, बीएस लेवल्स का, बीएस लेवल का, बीएस हाँ, लेवल्स का, बीएस एनटीएस का। लेवल का, एनटीएस लेवल का। ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन पूछ बेसिक चीज़ें सकते जो हैं। उनसी होती हैं बेसिकली, हाँ, जो वो वो क्वेश्चंस होते बीएस हैं के टेस्ट के एंटी टेस्ट की बीएस बात के करें। लिए। ठीक अब है, जो सा फिर सर मास्टर्स के लिए अगर बच्चा अप्लाई करता है तो उसका एंटी टेस्ट कैसा होता है? मास्टर्स का जो टेस्ट होता है वो इसमें ये होता है कि पहले तो कुछ एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है, एमसीक्यूज थे और उसके साथ ना कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके। ठीक है, तो वो आपने सॉल्व करने होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो हुआ ये था कि जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था ना, उसमें एट द एंड आपके मार्क्स के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू। मतलब ठीक है, जी। मतलब इंटरव्यू कंप्यूटर साइंस में कंपलसरी था।
ठीक है। इंटरव्यू आपने देना है, इंटरव्यू की बेस के ऊपर जो थी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाई कर रही थी, सिलेक्शन, नोट सिलेक्शन, ठीक है। जो कि दूसरे डिपार्टमेंट थे ना, जैसे कि एससी का था या दूसरे डिपार्टमेंट डेटा साइंस का था या AI डेटा का साइंस था, का था, साइबर सिक्योरिटी का था, या दूसरे डिपार्टमेंट आईटी का जैसे डिपार्टमेंट है। तो आईटी में तो मेरा नहीं, लेकिन एससी का जो था ना उसमें ये मैंने देखा था कि पहले आपका जो है ना टेस्ट पास होना जो है ना ज़रूरी है, मतलब 50% मार्क्स जो है ना वो आना ज़रूरी है, फिर आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये था कि आपका टेस्ट जो है वो भी एक वेटेज रखता है, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो वो कंसिडर हो जाता है। तो सर अगर बच्चे ने मास्टर्स वाले बच्चे ने अगर एडिटेस की तैयारी करनी है तो BS के उसको कोर कोर्सेज को देखना होगा या किसी और भी चीज़ों से वो आपका एडिटेस ले सकते हैं? बीएस का जो है ना मास्टर्स के लिए जो जी, है, मास्टर्स के लिए यही है कि अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं ना उसको थोड़ा इंप्रूव करें। उसमें जो C++ है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें, जैसे कि बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके फैक्टोरियल वाला, हाँ प्रोग्रामिंग का फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। इसी तरह से कंप्लीट नंबर वाला जो है वो है परफेक्ट नंबर जो है, ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रिकरियन से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊप डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, जितने भी कोर कोर्सेज हैं आपके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं। और इसके जो सेक्शन है ना एंड के ऊपर आपसे ना जो इंटरव्यूअर जो पूछ रहा होता है ना वो ये पूछ रहा होता है, मतलब आपका रिसर्च एरिया कौन सा है, मतलब आप किस एरिया में जाना चाह रहे हैं, किस में आप काम करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर फोकस जो होता है इनका इंटरव्यू में बेसिकली ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, रिसर्च के बारे में कि आपने कहाँ पर आप अपने आप को रिलाय करते हैं आफ्टर मास्टर्स की डिग्री के बाद। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने लेट्स सपोज जी BS किया, तो BS करने के बाद वो पूछेंगे कि मतलब आप मास्टर्स क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब मास्टर्स आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में भी सारी चीज़ें जो सी हैं वो UMT वाले इंटरव्यू में मास्टर्स वालों से पूछते हैं। तो सर ज़रा अब आप हमें ये बताएं कि UMT का जो सा ओवरऑल आपको इन्वायरमेंट कैसा था, कि लाइक आपने 4 साल BS में भी गुजारे, 2 साल फिर आपने मास्टर्स में गुजारे, 6 साल आपको तकरीबन आपने UMT को अपना दिया, तो वहाँ का आपको बेसिकली इन्वायरमेंट कैसा लगा स्टडी के हवाले से? UMT का कल्चर ओवरऑल जो है ना वो अच्छा था, ठीक है। मतलब स्टूडेंट वाइज भी जो था वो बड़ा अच्छा कल्चर रहा है, हमने इंजॉय किया है अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ, और साथ साथ जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कोई सोसाइटी वगैरह के अंदर कोई कोड़ी होती थी तो उनको भी इंजॉय करते थे। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो फेयर वगैरह लगता था उसमें क्वाली नाइट्स वगैरह चीज़ें होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंजॉय की हमने भी, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे आप। बिल्कुल। तो सर ज़रा ये बताएं कि जब बच्चा CGPA जो है यहाँ पे थोड़ा टफ भी है प्रोसीजर लेना, लेकिन अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहें, अपने आप को जो है वो क्विजेज वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे देते रहें, तो ये सारा कुछ आपका अच्छा CGPA मेंटेन कर सकते हो अपना। तो ये बस एक ये बात ये कि UMT में जो सा वो बच्चा जो सा वो अपना CGPA मेंटेन नहीं कर सकता। तो अगर आप पढ़ेंगे, अगर अपनी चीज़ों को आप लेकर चलेंगे ना, तो CGPA भी एक मामूली सी चीज़ है आपके UMT में, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो सर जो सा मॉर्निंग इवनिंग में आपने देखा अपने आप को मास्टर्स में, और इसी तरह आपने मॉर्निंग में BS में देखा आपने, और वीकेंड में भी आपने अपने आप को मास्टर्स में देखा, तो आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटीज़ कैसी ये प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जैसे एडमिशन से पहले ये कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो उसी तरह UMT क्या प्रोवाइड चीज़ें करती है आपको स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं प्रोस्पेक्टस के ऊपर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं आपको, ठीक है। जो लैब्स हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी लैब बनी हुई हैं, IPC लैब है हमारे पास, और इसी तरह से जो है लाइब्रेरी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है हाई कंप्यूटिंग लैब है, ठीक है, उसकी थोड़ा सा एक्सेस का इशू होता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और सिस्टम जो है उस तरह से नहीं है, लेकिन उसमें भी है कि आप रिक्वेस्ट करें तो आपको जो आप रिमोटली भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, कि लाइक ये नहीं है कि आप फिजिकली आप उसमें जाके यूज़ करेंगे, आप रिमोटली भी इन चीज़ों की एसेस आप लोग ले सकते हैं, कि लाइक आप घर बैठ के भी उनके नहीं घर बैठ के तो नहीं होती, घर बैठ के हो जाती है वो। मैंने देखा है कि लाइक ना घर में भी अगर आप है ना तो रिमोटली कनेक्ट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, VPN के थ्रू होता है जी आप कर सकते हैं वो। क्यों? लेकिन उसके लिए भी आपको जो सी ना वो रिक्वेस्ट आपने क्या करनी होती है, पुट करनी होती है। तो रिक्वेस्ट के बाद ही आपको क्या चीज़ होती है प्रोवाइड आपके साथ की जाती है। VPN आपको जो है ना वो करके देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, फिर आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा जो था IEEE की जो है ना एक्सेस आपको यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर मिल जाती है, ठीक है। IEEE के जो पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मतलब आप लोकल मतलब अपने PC पे बैठे हो तो वो नहीं कर सकते। इस तरह ACM की जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी जो रिसोर्सेज हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिशर्स हैं उनकी UMT के साथ एफिलिएशन है, तो उस वजह से जो हैं वो आपको पेपर्स वगैरह जो हैं वो
डाउनलोड करने में इशू नहीं होता, वो आपको मिल जाते हैं टाइम। तो सर जौन सा आपका मास्टर्स का जौन सा वीकेंड प्रोग्राम था वो आपका बेसिकली कैसा रहा? आपने चीज़ों को कैसे शेड्यूल किया? लाइक क्लासेस कब होती थी बीच में, फिर आप अपना प्रोफेशनल जौन सा टाइम था उनको कैसे आप मैनेज करते थे वीकेंड्स प्रोग्राम्स में? मेरा जो था ना, मैं इससे पहले जो था, पहले एक और यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, ठीक है, उसका नाम है BNU, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे एज अ लैब इंस्ट्रक्टर में जॉब कर रहा था। तो उनकी जो क्लासेस थी ना, वो होती थी मंडे टू लेके फ्राइडे तक। ठीक है। तो सैटरडे और संडे मेरा फ्री होता था, तो फिर मैं जो था यहाँ पे आ जाया करता था, अवेलेबल हो जाता था। बाकी जो इवनिंग वाला प्रोग्राम था उसमें ये होता था कि मेरी जो टाइमिंग थी उसके साथ थोड़ा सा क्लैश करता होता था, तो वहाँ से मैं जल्दी लीव लेके फिर जो है क्लास के लिए पहुँचना करता था। तो सर जौन सा इनका मास्टर्स का इवनिंग का टाइम था वो बेसिकली क्या था आपका? इवनिंग का जो टाइम शुरू होता था वो 6 बजे से लेके 9 9 बजे बजे तक होता था। और वीकेंड का क्या प्रोग्राम था? वीकेंड का जो प्रोग्राम की टाइमिंग होती थी वो सुबह तकरीबन 8 बजे स्टार्ट होती है और तकरीबन 5 बजे तक चलती 5 बजे तक है। और चलती। दरमियान में ब्रेक्स वगैरह हैं, मतलब ब्रेक्स आपको मिल जाती हैं। तो 3 खाना भी ब्रेक्स हैं। मेरे ख्याल से पहले पहले वो था, लंच पहले भी? वो लंच वगैरह पहले सर्व था, अब नहीं है। अब नहीं है, तो इसका मतलब है अब ख़त्म कर दिया उन्होंने लंच। तो सर जौन सा आपने यूएमटी में देखा होगा कि लाइक फैकल्टी का जौन सा टीचर्स का जौन सा रवैया था वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा था? लाइक पढ़ाने में वो कैसे थे? एज अ टीचर वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा उनका बॉन्ड था? ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? UMT में जो टीचर्स हैं क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे कहीं पे नहीं लगा कि किसी टीचर ने जो है किसी के साथ ज़्यादती की हो, ठीक है। ठीक है। तो अच्छे टीचर्स मिले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो यही कहूँगा मैं कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं UMT के। तो सर जौन सा एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जौन सा मैनेजमेंट का सपोर्ट कैसा स्टूडेंट्स के था? अगर कोई स्टूडेंट्स को किस तरह की कोई क्यूरी आती है तो क्या वो एज सोन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व करती हैं? जैसे ही आप क्यूरी पुट करते हैं, पुट आपने अगर तो आप वर्बली कर रहे हैं किसी के पास जाके, तो वो आपकी नहीं सुनता है, ठीक है। ठीक है। आपको जो है थ्रू ईमेल जो है या ऑनलाइन पोर्टल जो है हेल्प डेस्क जो है, थ्रू उसके ये जो PRS हेल्प डेस्क है उसके थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करनी चाहिए, तो फिर वो रिजॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यूएमटी ने स्टूडेंट्स को पोर्टल्स बना के दिए कि अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ पर पुट करके वहाँ से आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड रिस्पॉन्स आ जाता है आपको, रिस्पॉन्स आ जाता है और विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके। तो सर जब आप मास्टर्स कर रहे थे तो बेसिकली जो सा आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा है कंप्यूटर साइंस में? मेरा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ज़्यादातर तो AI की तरफ ही था। तो मेरा जो थीसिस है वो भी AI में है। तो मैंने BS में भी जो थे ज़्यादातर कोर्सेज AI में पढ़े हुए थे, तो इसलिए जो था मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट एरिया भी जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ था। हाँ। ओके सर, फिर कौन सा आपका फिर कौन सा आपका चैलेंजिंग आपके लिए सब्जेक्ट रहा कि लाइक जिसने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया हो कि नहीं ये कोर्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग है? एज सच तो कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो, लेकिन जो थ्योरी वाले कोर्सेज थे ना वो ज़रा चैलेंजिंग होते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाले कोर्सेज हैं वो ज़रा आसान थे। जो थ्योरी वाले कोर्सेज होते हैं ना वो ज़रा थोड़े। तो सर यूएमटी में जब बच्चा आता है BS के लिए भी या मास्टर्स के लिए भी, तो क्या वहाँ पर उसको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती? लाइक ये टीचर का ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसके लाइक थ्योरी पार्ट करवा दिया और प्रैक्टिकल पार्ट चले भाई स्टूडेंट्स के ऊपर खुद छोड़ दिया कि वो खुद कर लें? क्या टीचर इसके ऊपर सख्ती करते हैं कि आपको क्लास में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाएं इस चीज़ के ऊपर? यहाँ पे हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा मौजूद है, लैब्स वगैरह हैं, तो जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल हो सकती हैं, रियल वर्ल्ड में हो सकती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हम ज़रूर करके यहाँ पे दिखाते हैं टीचर्स, ठीक है। जो जैसे कि DLD है, DLD के अंदर हम लोगों ने अपने जो दौर था उसके अंदर पता ही है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो थे हम बनाए थे। तो मैंने जो था वो फूड सर्विंग रोबोट जो था वो बनाया था, ठीक है। तो जो है जो हेल्प हमें चाहिए थी वो लैब के अंदर लैब अटेंडेंट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कंप्लीट आपको गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब स्टूडेंट जो हैं वो टीचर के ऊपर ज़्यादा लाई करना शुरू कर देते हैं कि जी टीचर जो है वो सब कुछ खुद ही करके दे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टीचर जो है उसके बाद 50 स्टूडेंट्स हैं तो वो किस तरह से सबको मैनेज कर सकता है। तो ये है कि आपको खुद भी पहले जो है ना उसके ऊपर पहले थोड़ी सी
रिसर्च वगैरह जो करनी पड़ती है, पहले आप रिसर्च करें उसके ऊपर, देन आप टीचर के पास जाएँ तो टीचर आपकी जो है क्यूरी को रिजॉल्व कर देता है। तो सर आप मुझे ये बताएं, क्योंकि अब अभी हम देखें तो हॉट एरिया जो सा आजकल का चल रहा है वो डाटा साइंस एआई की तरफ ज़्यादातर चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे भी जो से वो एआई की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या यूएमटी में पाइथन्स के ऊपर मशीन लर्निंग्स के ऐसे एडवांस जो से कोर्सेज हैं, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एलएलएम्स के ऊपर, क्या इसके ऊपर भी इनके कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं और उधर भी वो उनके साथ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करवाया जाता है, लाइक उनकी लैब्स भी करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स को? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। यूएमटी का जो है ना, कल्चर वाइज भी देखा जाए ना, इनका बड़ा फास्ट कल्चर है। तो इसमें ये होता है कि आप कोर्सेज बड़ी जल्दी आपके पास आ जाते हैं। मतलब जैसे ब्लॉकचेन अभी पाकिस्तान के अंदर इन हो रही है, और माशाल्लाह से हम लोग जो हैं वो बीएस ब्लॉकचेन जो है यूएमटी में पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जा रही है। साइबर सिक्योरिटी जैसे ही इन हुई थी तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आ गया। इसी तरह एआई के अंदर भी जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, जैसे जैसे फील्ड के अंदर ग्रोथ आती जा रही है, यूएमटी भी उन कोर्सेज को जो है ना वो सिलेबस का पार्ट जो है रोड मैप पे वो चीज़ें आती जा रही हैं। तो सर आप बीएस के बाद और मास्टर्स के बाद अपनी स्किल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या आपने बीएस में जो चीज़ें नहीं सीखी क्या आपने वो मास्टर्स में सीखी हैं जाके? कोई प्लस पॉइंट हुआ आपको, एज हुआ है मास्टर्स करके? मुझे जो है बीएस करके ये था कि मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ था, तो उसमें मैंने 1 साल जो है वो सर्विस दी, इंडस्ट्री में सर्विस दी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर मास्टर्स स्टार्ट कर लिया। मास्टर्स करके ये हुआ कि ना जैसे रिसर्च में अपना इंटरेस्ट जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब रिसर्च जो है करनी चाहिए, जो है मतलब ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं ना वो रिसर्च के हैं। अच्छा, रिसर्च की बेस पर आपको ज़्यादा एडवांटेज हुआ। तो सर क्या आप एक बच्चा जो उनसा बिगनर्स है, लाइक बीएससी उसने कंप्लीट किया, तो क्या मास्टर्स के लिए एक मैनेजेबल चीज़ है, क्या उसको मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर तो आपका इंटरेस्ट नहीं है ना इसके अंदर कि आपने आगे जाके कोई रिसर्च टाइप कुछ काम करना है, तो आप बेशक ना करें। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने पीएचडी करनी है और आपने आगे पोस्ट डॉक करना है, तो फिर ज़रूरी है कि मतलब मास्टर्स करें आप। तो सर मास्टर्स में क्या सेल्फ लर्निंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है? मास्टर्स के अंदर भी जैसे कि पहले हमने बात की है कि यूएमटी के टीचर जो हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर अपनी जो है वो रिसर्च करके उनके पास लेके जाते हैं तो वो आपको एट दी एंड आपकी प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब सेल्फ लर्निंग तो आ गई ना वैसे ही कि मतलब आपने खुद जब चीज़ें सर्च करनी है तो आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे उसमें। जब आप सीखोगे और आपकी जो आउटपुट होगी, जब आप टीचर के पास लेके जाएंगे वो आउटपुट, तो वो उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ आपको गाइड कर देगा इसके ऊपर। ओके, तो इसका मतलब है कि यूएमटी के टीचर ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग का भी बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है कि आप जब तक खुद से नहीं सीखेंगे तब तक टीचर्स भी आपको कुछ नहीं बता सकेंगे। हाँ, तो आप सर बिल्कुल ज़ीरो हो तो टीचर क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक, आपको कुछ ना कुछ अपने आप को थोड़ा लेवल अप करके टीचर्स के पास जाना चाहिए। तो सर एमएस के बाद आप अपना जो सा करियर है वो कैसे प्लान कर रहे हैं? कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हैं कि क्या करियर है बेसिकली आप? मैंने जो है वो प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह पीएचडी का, तो पीएचडी करनी है इंशाल्लाह जल्दी इसी साल इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो आगे यही करियर पाथ है फ़िलहाल अभी तो सर पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस का बेसिकली स्कोप कैसा है? पाकिस्तान में जो है कंप्यूटर साइंस का स्कोप जो है वो मैं कहूँगा अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस। एआई की डिग्रीज़ भी हम यूएमटी में करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक तरह का ग्लोबल है। ठीक है, उसके अंदर रहते हुए आप लोग जो हैं किसी भी फील्ड के अंदर मज़ीद जो है मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एआई एमएस में करना है या पीएचडी करना है तो मतलब जो उसकी कोर फील्ड है ना वो कंप्यूटर साइंस ही है, तो कंप्यूटर साइंस जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो सर जॉब मार्केट के लिए क्या यूएमटी का टैग एक अच्छा टैग है हमारे लिए? यूएमटी का जो टैग है इस तरह से कि यूएमटी के ना अलुमिनाई जो है वो बड़े बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं पे यूएमटी का अलुमिनाई जो है वो ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, जो आपको सपोर्ट करता है एट दी एंड आपकी जॉब वगैरह में। तो अच्छा टैग है यूएमटी का कि आपको जो है वो जॉब के लिहाज से इतना कोई खवाड़ नहीं होना पड़ता कि लाइक शॉर्ट लिस्ट आप हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाती है। शॉर्ट लिस्ट होने की भी आपकी ना वो यही है कि आपकी सीजीपीए थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने कोशिश यही करनी है कि 3 से अबव हो।
लेकिन अगर कम भी हो तो फिर भी आप लोग हो जाते हैं लेकिन shortlist ज़्यादातर कर लेते हैं। स्किल्स भी मैटर Skills करती हैं matter कि लाइक करती हैं। आपने कितना काम किया अपने 4 साल की 4 डिग्री साल में की या डिग्री 2 में। साल अगर आपने मास्टर्स में लगाए तो कितना हाँ। आपको बेसिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना काम किया हुआ है, आप अपने गिटहब्स के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके वहाँ से भी आप क्या कर सकते वहाँ हैं, से इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। आप अपने Advantage लिंक्डइन प्रोफाइल्स को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, उसको मेंटेन करें 4 साल की डिग्री में भी और आगे 2 साल की डिग्री में भी। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ें बच्चा कर रहा है तो मैं ये नहीं मानता कि वो एज आ इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होता और वहाँ पर उसका इंटरव्यू क्रैक भी नहीं क्रैक नहीं होता। होता। हाँ। तो सर क्या आप इंटरव्यू में सिंपल उन्होंने जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो आपके वही करने होते हैं जो आपने कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। पीएफ से हो गया, ऊप से, डाटा स्ट्रक्चर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, डेटाबेस से क्वेश्चंस, और इसके अलावा आपका नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये यही 4-5 सब्जेक्ट हैं कोर्सेज है जो बेसिकली जो आपसे basically एज अ फ्रेशर्स के तौर पर आपसे freshers पूछा के जाता है। पूछे अगर जाते आपका हैं। एक्सपीरियंस अगर अच्छा खासा अगर काम किया तो आपकी फील्ड से रिलेटेड Field से related इंटरव्यू पूछा होता जाता है। तो बेसिकली सर क्या आप जो एक नया बच्चा अगर वो यूएमटी में एज अ मास्टर्स के लिए या बीएस के लिए अप्लाई करते तो क्या आप उसको यूएमटी रिकमेंड करते हैं? 100% रिकमेंडेड। रिकमेंड करते हैं कि आप जो सा बच्चा वो अगर बीएस कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है तो वो यूएमटी में एडमिशन ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। तो इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेसिकली जो सी आज का हमारा इंटरव्यू था वो बेसिकली यहाँ तक ही था। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की यूएमटी से रिलेटेड बीएस लेवल पर या मास्टर्स लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।